वजदान के पूछने पर वो अपनी सुर्ख हुई नाक से हिलाती बोली थी, जिस पर वो आगे बढ़ता, उसका हाथ पकड़ता, उसे अपने साथ खींच कर ले गया था। उफो, वहाब साहब और वजदान के ऑफिस जाते वक्त आयमा बेगम ने उन्हें अपने शहर से बाहर जाने के बारे में बताया था कि उनका इस्लामाबाद में कोई ब्राइडल फैशन वीक था जिसमें उन्हें शामिल होना था, और उनके जाने के बाद कुछ देर बाद ही आयमा बेगम भी उफक से सरसरी सा मिलती चली गई थी। जब घर में अकेली बोर होती उफक ने एलईडी ऑन किया था। बेदिली से चैनल सर्च करती उफक ने एलईडी बंद किया था। आंखें बंद करती वही सोफे पर नींद दराज हुई थी कि उसे आदिल की आवाज आई थी, भाई। टीवी लाउंज से निकलती उफक आदिल को पुकारती हुई भाग कर आई थी। जब अपने सामने खड़े अपने दोनों भाइयों को देखकर वो उनकी तरफ भागी थी। भाई, मैं आपको बहुत ही मिस कर रही थी। वहाज भाई, उफो, आज पूरे 1.5 हफ्ते बाद अपनी बहन को अपने सामने देखकर वहाज और आदिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मिलने को तो वो पहले भी आ सकते थे, पर सोहराब साहब ने उन्हें ज्यादा हाशमी हाउस जाने से मना किया था। आयमा बेगम की वजह से वो उफक से हर रोज बात कर लेते थे ताकि उसके बारे में जान सकें। चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। उफक के खुशी से लाल हुए चेहरे को देखते वहाज ने उसे चलने का कहा था। सच में भाई, मैं भी घर जाना चाह रही थी, पर विजदान काम में मसरूफ होते हैं तो आ नहीं पाते। वहाज की बात पर खुशी से बच्चों की तरह उछलती उफक ने कहा था, जिस पर वहाज विजदान के जिक्र पर फीका सा मुस्कुराया था। चलो, अब तो हम आ गए ना। अब चलो, हम लेने आए हैं तुम्हें। आज रात हम मिलकर खूब मस्ती करेंगे। जी बस, मैं वजदान को बता दूं, फिर चलते हैं। उफक की बात पर आदिल ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी बहन के सर पर हाथ रखते हुए उसे चलने का कहा था, जिस पर वो उन्हें 1 मिनट रुकने का कहती अपना मोबाइल लेने के लिए गई थी। कह दिया, फोन नहीं उठा रहे हैं। उफक को उदास सा वापस आते देख आदिल ने पूछा था, छोड़ो उसे, वैसे भी हम वहाब सर से पूछकर तुम्हें लेने आए हैं। इन्हें कोई एतराज नहीं है तो उसे बताना जरूरी भी नहीं है। जरूरी तो नहीं है, पर बताना चाहिए। पर अब वो फोन नहीं उठा रहा तो कोई बात नहीं, वहाब सर खुद बता देंगे वजदान को। ठीक है रोजी, आप वजदान आए तो उन्हें बता दीजिएगा। उफक को परेशान होते देख वहाज ने उसे वहाब साहब की रजामंदी का बताया था, जिस पर आदिल ने भी उसकी बात पर इत्तफाक किया था, जिस पर वो गर्दन हिलाती पास खड़ी मुलाजमा को अपने जाने का बताती, साथ ही वजदान को मैसेज टाइप भी कर गई थी और खुश होते आदिल और वहाज के साथ चली गई थी। उफक किचन में हो? घर लौटता वजदान बगैर रुके सीधा अपने कमरे में आया था, पर उसे उफक वहां नजर नहीं आई तो वो इसे खाली घर में ढूंढता हुआ उसे पुकारने लगा था। सर, वो उफक बीबी घर पर नहीं है। वजदान को उफक की तलाश में परेशान होते देख उसकी आवाज सुनती रोजी किचन में अपना सारा काम छोड़ती भागकर लाउंज में आती, सर झुकाकर बोली थी, कहाँ गई उफक और किसके साथ गई? इतना तो वजदान अच्छे से जानता था, उफक अकेले घर से बाहर कभी नहीं जाती थी। तभी वो परेशानी में अपनी पेशानी मसलते हुए गोया हुआ था, सर, वो उनके भाई आए थे उन्हें लेने, तो मुझे बताना तो था उसे। वजदान के डर से सर झुकाती मुलाजमा ने उसे आदिल और वहाज की आमद का बताया था, जिस पर वजदान की रगें तनी थी। सर, उफक बीबी ने आपको कॉल की थी पर आपका फोन नहीं लगा। वजदान को गुस्सा करते देख मुलाजमा ने उफक के साइड लेनी चाही थी, जब वजदान बगैर उसकी सुने अपनी पॉकेट से फोन निकालता हुआ भागा था। आयमा बेगम की अदम मौजूदगी में वजदान को उफक की दूरी खली थी। फकत उसकी एक झलक देखने की खातिर वो दीवाना हो रहा था। नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जहाँ मैं था, थी महफिल रक्स में मस्ती में बेखुद कल जहां मैं था। नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था। तेज वॉल्यूम में चलते गाने पर खुशी से डांस करते आसिम और वहाज ने सबको हैरान किया था। मशल की दी खुशखबरी सुनने के बाद आज उफक के आने पर पिछले 1.5 हफ्ते से मुलतवी हुई पार्टी मनाई जा रही थी। सोहराब साहब, आतिफ, आदिल, आसिम और वहाज उफक के सब खुश थे, जबकि मशल शर्म से सर झुकाए हुए थी। लबो रुखसार हंसते थे, दरो दीवार गाते थे, थरकते थे, मटकते थे बदन। कल शब जहां मैं था। उफक का हाथ पकड़ते आसिम और वहाज ने उसे अपने साथ लिया था जब वो छोटी सी गोल गोल घुमाती कहके लगाती हंस रही थी, और उसकी ये खुशी देखकर सोहराब साहब भी खुश हुए थे। भाई, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। गाने के चलते बोलों पर आसिम को स्टेप बताती उफक अपने दोनों हाथ कमर पर रखती बोली थी। जब घर में दाखिल होते वजदान ने बड़ी दिलचस्पी से हंसती मुस्कुराती उफक को अपने भाइयों के साथ डांस करते देखा था। नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था, थी महफिले रक्स में मस्ती में बेखुद कल जहां मैं था। नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था। वजदान उफक का हाथ पकड़ते आसिम ने उसे गोल घुमाया था जब अचानक से उफक की नजर उठी थी और सामने खड़े वजदान को देखकर वो रुकी थी। वजदान बेटा, आओ ना, खड़े क्यों हो? उफक की नजर के ताकुब में देखते हुए सब वजदान को देखकर चुप हुए थे और आदिल ने जल्दी से म्यूजिक प्लेयर ऑफ किया था। जब सोहराब साहब आगे बढ़ते हुए वजदान को अंदर आने का कहते मुस्कुराए थे। जी सर। शौकी से मुस्कुराता हुआ वजदान उफक के झुके सर को देखता हुआ आगे बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी।
वालेकुम अस्सलाम। सोहराब साहब, आतिफ और बाकी सब से तो वो ऑफिस में मिल लेता था, पर मशल को देखकर वो अदब से सलाम करता मुस्कुराया था, जिस पर वो मुस्कुरा कर उसे जवाब दे गई थी। मैं यहाँ उफक को लेने आया था सर। अपनी आईब्रो रेज करते विजदान ने मुख्तसर कहा था, जिस पर सब हैरान हुए थे। क्या आज उफक यहाँ नहीं रुक सकती विजदान भाई? विजदान की बात पर सबको चुप देखती मशल ने विजदान से पूछा था। जरूर रुक जाती, पर क्या आज उफो यही रहेगी? अभी उसे आए वक्त ही कितना हुआ है? मशल के पूछने पर जवाब सोचते विजदान ने कहना चाहा था, जब वहाज ने उसे देखते हुए कहा था, और वही विजदान की हाथ की मुट्ठियां बंद हुई थी। उफक सुबह से यही है और वो आज यहाँ रुक जाती, पर हमें आज एक बहुत जरूरी डिनर के लिए जाना है, वरना मैं लेने ना आता भाभी। जबरदस्ती मुस्कुराते विजदान ने एक नजर गुस्से से वहाब को देखते मशल से कहा था, जिस पर वो सोहराब साहब को देखने लगी थी, जो विजदान को बहुत गौर से देख रहे थे। बात तो सही है विजदान, पर उफक काफी दिन के बाद घर आई है। सॉरी सर, मैं जानता हूँ, मैंने कोशिश की कि वक्त निकाल कर उसे आप सबसे मिलवाने के लिए ले आऊं, पर फिर अचानक से शादी के बाद दावतें और फिर काम में उलझ गया तो उसे लेकर नहीं आ पाया। विजदान के चेहरे को बगौर देखते सोहराब साहब ने कहा था, जिस पर वो आजिजाना लहजे में तफसील देता बोला था, कोई बात नहीं, पर पापा वहाब सर ने तो आज रात उफक को घर रुकने का कहा था। उन्होंने तो नहीं बताया किसी डिनर का भी। क्यों आदिल भाई? हाँ पापा, वो डैड नहीं जानते थे आज के डिनर के बारे में, इसलिए। सोहराब साहब को विजदान की बातों पर मुस्कुराते हुए देख वहाज ने बीच में आते सोहराब साहब को विजदान की बात ना मानने पर जोर दिया था, जिस पर आदिल ने भी उसका भरपूर साथ दिया था। ठीक है, अगर उफक यहाँ रहना चाहती है तो ठीक है। आदिल और वहाज की बात पर विजदान खुद पर जब्त करता खामोश खड़ी उफक को देखकर मुस्कुराया था। डिनर की तो खैर मैं माजरत कर लूंगा, पर तुम जानती हो मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। फिर भी अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो ठीक है, मैं चलता हूँ। उफक के पास आते विजदान ने उसका हाथ पकड़ते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा था, जिस पर वो सबकी मौजूदगी में शर्म से सर झुकाती उसे सुन रही थी। जब वो उसका हाथ छोड़ता जाने के लिए मुड़ा था, रुके विजदान, पापा मैं सुबह फिर आ जाऊंगी घर। वो असल में घर पर आंटी भी नहीं है, अंकल भी अकेले हैं, मुझे जाना होगा। विजदान को जाने से रोकती सोहराब साहब के पास आती मासूमियत से बोली थी, जिस पर वो उफक के सर पर प्यार करते हामी भर गए थे। आज उन्हें उफक पर एक बार फिर महरीन बेगम की झलक नजर आई थी। चलें, उफक के एक कहने पर विजदान रुका था, पर उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा था। जब सबसे मिलती उफक ने उसके बराबर आते उसका हाथ पकड़कर चलने का कहा था, जिस पर वो फातिहाना मुस्कुराहट सजाए उफक के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करता निकला था। विजदान, आप अब तक तैयार नहीं हुए? ड्रेसिंग रूम से सुर्ख रंग का कामदार फ्रॉक पहने, उस पर हल्के फुल्के मेकअप के साथ कानों में एयर रिंग्स डाले निकली थी। जब सामने बेड पर आड़ा तिरछा नीम दराज विजदान मोबाइल चलाने में मसरूफ था, उसे देखकर वो हैरान हुई थी। तैयार? पर किस लिए? बगैर उफक को देखते विजदान ने आम से लहजे में पूछा था। डिनर के लिए, और किस लिए? विजदान के सामने आती उफक ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा था। ओ, वो मैंने माजरत कर ली उनसे। क्यों? उफक को देखकर विजदान ने खोए खोए लहजे में कहा था, जिस पर उफक चिल्लाई थी, अब इतनी लेट कौन डिनर करता है उफक डार्लिंग। मोबाइल साइड टेबल पर रखता विजदान उसके रूबरू खड़ा होता बोला था, तो मुझे क्यों तैयार करवाया आपने? तो मैं हूं ना तुम्हें देखने के लिए, आज पूरी फुर्सत से तुम्हें देखूंगा। कुछ मेरी सुनना, बाकी अपनी सुनाना, बस हम दोनों होंगे और कोई नहीं। उसके कान में डाले आवेजा से खेलता हुआ वो जज्ब के आलम में कह रहा था, जिस पर विजदान को खफगी से घूरती उफक ने आंखें छोटी करते कहा था, जिस पर विजदान के लहजे और हर अमल को देखकर वो खामोश हुई थी कि अगले ही पल विजदान ने उफक को अपने करीब करता हुआ खुद के करीब तर कर गया था। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि इन पर गालिब के दीवान, मीर के फरमान, दर्द के प्याम सब कुर्बान से लगते हैं। उफक की हैरत से खुली आंखों पर लब रखते विजदान को खुद पर लगाए बंद पर कायम रहना मुश्किल लगा था, जिसे वो तोड़ता हुआ हर कसम हर वादे को फरामोश किए अपने दिल की सुनता उफक की मोहब्बत को अव्वलीन तरजीह दे गया था। तुम्हारी कांसी आंखें इतनी मशहूर कुन है, जैसे झील की रवानी, कोई रुत मस्तानी, कोई शाम सुहानी, इस जहां को अपना दीवाना बना देती हैं। उफक के चेहरे की एक एक नकोश को सराहता हुआ मोहब्बत छूते हुए विजदान ने उफक को कपकपाने पर मजबूर किया था, जिस पर वो आंखें सख्ती से बंद करती विजदान के सीने में छुपी थी। तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें इतनी दिलकश हैं, जैसे दूर कहीं खुशी के ढोल, वफा के मोल, मोहब्बत अनमोल। उफक की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देकर विजदान के जज्बात
उसे बेलगाम कर रहे थे। किस्मतों से मिल जाते हैं तुम्हारे रंग बदलती, कभी ग्रे, नीली, काली, स्याह आंखें इतनी दिलफरेब है कि उफक के चेहरे को ठोड़ी से पकड़ते वजदान ने मोहब्बत भरी नजरों से उफक के रुखसार पर ही शर्म की लाली देखकर मुस्कुराया था। जैसे बारिश का बरसना, बादल का चमकना, बिजली का गरजना मिले जुले हसीन मनाजर बनाते हैं न जाने क्यों। वजदान की आंखों में देखना उफक को दुनिया का मुश्किल अमर लगा था। तभी वो अपनी आंखें वापस बंद कर गई थी जब उसकी इस अदा पर मुस्कुराते वजदान ने मोहब्बत से उफक की पेशानी पर अपना लम्स छोड़ा था। रात की तन्हाई और उसकी सच्ची मोहब्बत ने वजदान को अपने दिल की सुनने पर मजबूर किया था और उफक की मोहब्बत का नशा उसके सर चढ़कर बोल रहा था, जिसकी सुनता वजदान सारी बातें भूलता अपने और उफक के रिश्ते को दिल से अपनाता एक नया नाम और मुकाम दे गया था। ऑफिस जा रहे हो वजदान? वहाब साहब के सोते ही आयमा बेगम ने वजदान से बात करने का सोचा था, इसीलिए वो उसके कमरे की तरफ आई थी, पर उफक के साथ होने का सोचती आयमा बेगम गुस्से से वापस चली गई थी। अब सुबह वहाब साहब के चले जाने के कुछ देर बाद उफक को मशल लेने आई थी, जिस पर वो वजदान से इजाजत लेती उसके साथ चली गई थी। जब मौका पाती आयमा बेगम वजदान के कमरे में आई, उसे तैयार होते देखकर वो अफसरदा लहजे में बोली थी, यस मॉम। आयमा बेगम को अपने कमरे में देखकर वजदान को खुशी हुई थी। इसका मतलब साफ था कि वो इससे नाराज नहीं थी। तभी वो इनकी तरफ बढ़ता हुआ बोला था, वजदान मैं कुछ दिन बाहर क्या चली गई? तुम भूल गए अपनी माँ की तकलीफ, तड़प, आंसू, वो दर्द जो उस लड़की के बाप की वजह से मिला, मेरे और तुम्हारे डैड के बीच हुआ रात का वो झगड़ा जिसकी वजह से तुम भी कितने डिस्टर्ब हुए थे वजदान। वजदान के पास आते ही आयमा बेगम ने रात का मंजर सोचते रोना शुरू किया था। जब वजदान ने शर्मिंदगी से सर झुकाया था, जवाब दो मुझे, क्या तुम्हें उसके करीब जाते ये ख्याल नहीं आया कि उसकी वजह से हमारे घर का सुकून चैन कैसे बर्बाद हुआ था? वजदान को सर झुकाते हुए देखकर आयमा बेगम ने वजदान को अपने लफ्जों में उलझाना शुरू किया था। मॉम, जो भी किया उसके बाप ने किया, इसमें उसका तो कोई भी कसूर नहीं, और वैसे भी वो तो सोहराब चौहान की नाजायज औलाद है, इससे उसे क्या तकलीफ होगी? बस वजदान, ये सुनना रह गया था? बस बहुत खूब। क्या सिला दे रहे हो मेरी मोहब्बत का कि इस बालिश भर की लड़की के हक में बोलने के लिए खड़े हुआ तुम? रोने से खराब होती हालत देखकर वजदान ने आयमा बेगम को कंधों से पकड़कर इन्हें बिठाते हुए उफक और सोहराब चौहान के रिश्ते की हकीकत बताते उफक को इन सब से बचाने की अपनी सी कोशिश की थी। जब आयमा बेगम ने गुस्से से लाल होते तड़ाक से कहते उसके हाथ दूर झटके थे, आराम से जाना उफो। जल्दी में गाड़ी से उतरती उफक का हाथ पकड़कर उसे टोकती मशल ने संभल कर चलने का कहा था। अब थोड़ी समझदार बनो, अपने लिए भी और अपने बेबी के लिए, उफक के गाल खींचती मशल ने प्यार से कहा था। सुबह उफक से बात होने पर उसे उसकी तबीयत की नासाजी का पता चला था, जब मशल ने अपने चेकअप के लिए जाते हुए उफक को साथ लिया था। और अब जब से डॉक्टर ने उफक को आने वाले मेहमान की खुशखबरी दी थी, तब से उफक हवाओं में उड़ रही थी। उसे बस जल्द से जल्द घर पहुंचकर वजदान को सबसे पहले ये गुड न्यूज देनी थी। जी भाभी। मशल की बात पर गर्दन हिलाती उफक आराम से गाड़ी से उतरी थी और उसे गुड बाय कहती एहतियात से चलती हुई घर में दाखिल हुई थी। वजदान चले ना गए हों, दिल में वजदान के घर होने की दुआ करती उफक आराम आराम से सहज सहज कर सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। उसे इस तरह चलते देखकर लाउंज की सफाई करती रोजी ने उसका बचपना समझकर मुस्कुराई थी। अभी वो सीढ़ियां चढ़ने का मुश्किल तरीन काम करके पुरसुकून हुई थी कि जब उसे अपने और वजदान के मुश्तरका कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खुला होने पर आयमा बेगम के चिल्लाने की आवाज आई थी और वो उनकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर परेशान हुई थी। जब ये तुम जानते हो वो कितना घटिया शख्स है, फिर भी तुम उसका साथ दे रहे हो, वो भले ही उसकी नाजायज औलाद ही क्यों ना हो, है तो गंदा खून उसका ही ना। गुस्से से धक्का देती आयमा बेगम ने वजदान को पीछे किया था और हकारत से सोहराब चौहान और उफक को सोचते गाली दी थी, जिस पर वजदान ने सख्ती से अपने लब भींचे थे। उफक के लिए कहे आयमा बेगम के अल्फाज वजदान को खुद पर महसूस हुए थे, जिस पर वजदान ने नम सुर्ख आंखों से आयमा बेगम को देखा था, जो किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं थी। वो जो समझा था उन्हें मना लेगा और उफक को इन सब से निकाल लेगा, अपने लिए, अपने सुकून के लिए। निकले ना तुम भी उसके बाप के जैसे नफ्स पसंद, जैसे वो लोगों की जिंदगी से खेलता है, वैसे तुम एक लड़की के लिए अपनी माँ के साथ खेल गए, अपनी माँ को अपने झूठे वादों में लेकर उसके जज्बात से खेल गए तुम। ओ सॉरी माँ, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ कि नहीं, तुमने तो मुझे मेरी औकात बताई है आज उस लड़की को मुझ पर फौकियत देकर। गुस्से में कहती आयमा बेगम अपने बालों को नोचती हुई वजदान को देखकर उसकी कड़ी जर्ब लगाती बोली थी, जिस पर वजदान ने तकलीफ से आंखें बंद की थी और उसकी आंखें बंद देखकर आयमा बेगम ने कमरे में मौजूद उफक का सामान, उसकी और वजदान की वलीमे की साथ बनी तस्वीरें उठाकर फेंकना शुरू किया था कि उफक की
टूटती एक एक चीज वजदान को अंदर से तोड़ रही थी। और वही कमरे के बाहर खड़ी उफक ने नासमझी से आयमा बेगम की बातों को समझने की कोशिश की थी, जिसके लिए वो दरवाजे पर कान लगाती सांस रोक गई थी। मॉम, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके साथ मुखलिस हूँ, पर वो भी तो नादान है। आयमा बेगम को गुस्से से सब चीजें तहस नहस करते देख कर वजदान ने उन्हें अपने पीछे से पकड़ते हुए कहा था। पिछले 2 हफ्तों में उसे उफक कहीं से भी तो उस सब की जिम्मेदार नहीं लगी थी, जिसके लिए वो उसकी हंसती मुस्कुराती उफक पर जिंदगी बंद कर दे। तो ठीक है, मैं जिम्मेदार हूँ सबकी, मुझे मार दो। वजदान के सामने आती आयमा बेगम ने उसके दोनों हाथ पकड़ते अपने गले पर रखे थे, जिस पर वजदान बौखलाया था। मॉम, क्या कर रही हैं? छोड़े मॉम। आयमा बेगम का बीपी हाई हुआ था और इसी गुस्से और जलाल में वो सामने खड़े वजदान को तो क्या खुद को भी भूल गई थी। आयमा आंटी, किस लड़की की बात कर रही हैं? जहन पर जोर डालती उफक अंदर होती बातों से अनजान अपने छोटे मासूम से जहन पर जोर डालती सोचने पर मजबूर हुई थी। क्या मॉम? मारो मुझे, अगर वो सही है तो मुझे मारो। मैं उस लड़की को तुम्हारे साथ नहीं देख सकती वजदान, मुझसे गलती हो गई। जो मैंने तुम जैसे नफ्स पसंद से उम्मीद रखी कि तुम मेरे न कभी भरने वाले जख्मों पर मरहम रखोगे। मॉम, दर्द से फटते सर को पकड़ती आयमा बेगम की हालत गैर होने लगी थी, जब वह रोने के दरमियान बमुश्किल कहती हुई जमीन पर बैठती चली गई थी। अगर वजदान इन्हें ना पकड़ता तो शायद वो मुंह के बल गिरती। मॉम, मैं आज भी आपका बेटा हूँ, मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है आपके आगे। जहाँ आप हो वहाँ सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। आयमा बेगम के मुंह पर आए बिखरे बाल साइड करते वजदान ने आयमा बेगम की हालत देखकर रोते हुए खुद से और उफक की मोहब्बत के रंग में रंगने से झूठ बोला था, जिस पर उसका ज़मीर तल्ख सा मुस्कुराया था। नहीं वजी, तुम झूठ बोलते हो। अगर ऐसा होता तो तुम उस लड़की के पास न जाते, टूटे फूटे लहजे में कहती आयमा बेगम ने वजदान को देखा था, जो उनकी हालत देखकर जब्त से अपने लब भींच गया था। अब तुम उसे तो मारोगे नहीं ना? तो मैं खुद ही खुद को मार लेती हूँ। मॉम, नो। वजदान जज्बात से खेलती आयमा बेगम ने अब के बार बहुत एहतियात से काम लेते हुए वजदान को खुद से दूर करते भागकर टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट से छुरी उठाई थी, जिस पर वजदान सही मायनों में डरा था। यस वजी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम उसके साथ खुश रहना। मैं तुम्हारे और उसके बीच कांटा बनी हुई हूँ। इतना अच्छा होगा जब ये कांटा तुम्हारे और उसके बीच से निकल जाएगा। नो मॉम। वजदान को देखकर कहती आयमा बेगम ने छुरी अपनी गर्दन पर रखते आंखें बंद की थी, जब एक ही जुस्त में आयमा बेगम तक पहुंचते उनके हाथ से नाइफ लेते दूर फेंकी थी। क्या कर रही हैं मॉम आप? आपने मेरे बारे में, डैड के बारे में सोचा है? हमारा क्या होगा अगर आपको कुछ हो गया तो? आयमा बेगम के आंसू पहुंचते वजदान ने तकलीफ ज़दा लहजे में कहा था, जिस पर आयमा बेगम ने निढाल होते सहारे के लिए वजदान का बाजू पकड़ा था। तुम उसे नहीं मार सकते तो मुझे मार दो वजी, और इस तकलीफ से निजात दिला दो मुझे, तुम्हारा एहसान होगा। सुर्ख आंखों से बहते आंसुओं के दरमियान आयमा बेगम ने वजदान के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा था, नहीं मॉम, मैं आपकी तकलीफ को खत्म करूंगा। अगर आपके दिल को उफक के मरने से सुकून मिलेगा तो मैं उसे मार दूंगा मॉम। आयमा बेगम के जोड़े हाथ को थामते हुए वजदान ने नम लहजे में उफक को मारने का कहा था। मारने का, या ये कहना ज्यादा बेहतर होता, खुद को मारने का पक्का इरादा किया था, जिस पर कब से बाहर खड़ी बातों को समझने की कोशिश करती। उफक अपना नाम सुनकर साकित हुई थी। मुझे उससे मोहब्बत नहीं है मॉम, वो मेरी जिंदगी में आपके कहने से आई है और अब वो मेरी जिंदगी से आपके कहने से ही निकल जाएगी मॉम। आयमा बेगम के साथ रोते वजदान ने उफक से मोहब्बत ना होने का खुद से तो झूठ बोला ही था, बाहर खड़ी उफक को भी अपनी मोहब्बत से हार दिया था, जो वजदान का हर एक लफ्ज अपने दिल पर किसी बर्छी की तरह में लगती महसूस कर रही थी। जब तकलीफ से दीवार से सहारा लेती उफक ने आंखें बंद की थी और वजदान की बेवफाई और बातों को सोचते हुए आंखों से आंसू की लड़ी टूटकर उसके गुलाबी रुखसार पर बिखरी थी। तुम इसे आज ही मार दो वजी। वजदान की बात पर एकदम खुश होती आयमा बेगम ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए कहा था, जिस पर वजदान जख्मी सा मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर गया था। मैं इसे ऐसे तो नहीं मार सकता मॉम, उसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। अगर उफक को यहाँ कुछ हुआ तो मेरा और डैड का नाम आएगा। आयमा बेगम को जबरदस्ती नम आंखों से मुस्कुरा कर देखते वजदान ने बहुत सोचते हुए कहा था, और वही उफक ने नम आंखों से जख्मी मुस्कुराहट लबों पर सजाई थी। तो तुम उसे हनीमून के नाम पर यहाँ से दूर ले जाओ और उसे मार दो। न किसी को कुछ पता चलेगा, न तुम पर कोई शक करेगा। वजदान की एक हूं पर आयमा का सर का दर्द, दिल में होती तकलीफ सब खत्म हुई थी। तभी वो वजदान को नई नई तरकीब बताती बोली थी, जिस पर अपने लब भेजते वजदान ने फकत गर्दन हिलाई थी। मेरा बेटा। खुश होती आयमा बेगम ने प्यार से वजदान का माथा चूमा था। वो आने वाली होगी वजी, और ये सब
उफक के वापस आ जाने का सोचती आयमा बेगम बिखरे कमरे को एक नजर देखती परेशान हुई थी। आप परेशान ना हो मॉम, मैं साफ करवा दूंगा। सब साफ करवाओगे? आयमा बेगम के लहजे में परेशानी महसूस करते पुरसुकून रहने का कहते कमरा साफ करवाने का कहा था, जब आयमा बेगम ने आस भरे लहजे में विजदान को देखते साफ पर जोर दिया था। हाँ मॉम, सब सब साफ करवा दूंगा, आयमा बेगम की आंखों में देखते वजदान ने पुरअज़म लहजे में कहा था, जिस पर आयमा बेगम खुश हुई थी। उन्हें बाहर आता महसूस करती उफक बराबर वाले कमरे में जा छुपी थी। गुलामदीन, रोजी। जी सर। जी। आयमा बेगम के जाते ही वजदान ने करख्त आवाज में मुलाजमों को बुलाया था। आज पहली बार वो ऐसे चिल्लाया था कि सब मुलाजमीन उसकी आवाज सुनकर दहशत में आए थे और गुलामदीन और रोजी पल भर की भी देरी किए उसके सामने थे। साफ करो कमरा और सब कचरा उठाकर डस्टबिन में फेंक कर आओ। गुलामदीन, 5 मिनट में कमरा साफ होना चाहिए, उफक बीबी के आने से पहले पहले। पर बीबी जी तो कमरा साफ करने की ताकीद करते वजदान ने रोजी को सब काम उफक के आने से पहले खत्म करने का कहा था, जिस पर रोजी ने उफक की घर में मौजूदगी का उसे बताना चाहा था, जब दूसरे कमरे में छुपी उफक ने उसे गर्दन हिलाते मना किया था। इतना बड़ा धोखा वजदान, वो भी मोहब्बत के नाम पर। तुम्हें मुझे मारना था, इसलिए तुमने मेरे साथ मोहब्बत का झूठा खेल खेला। एक बार कहा होता मुझे, मैं खुद तुम्हें हंसते हुए अपनी जान सौंप देती। उसके लिए तुम्हें ये सब साजिशें करने की भी जरूरत ना पड़ती। विजदान की पीठ देखती उफक उस बेवफा को मुखातिब करते हुए कहा था। ये हो गया, ये क्या कर दिया वजदान? दिल में होती तकलीफ से फर्श पर बैठती उफक की हिचकियां बन गई थी। पापा, पापा। उफक, मेरी बेटी, चीख कर रोने की कोशिश करती उफक ने खुद ही अपने मुंह पर हाथ रखते अपनी आवाज का गला घूंटा था और तकलीफ से दो चार होती उफक ने सोहराब चौहान को पुकारा था। और वहीं ऑफिस में काम में मसरूफ सोहराब साहब अपने दिल पर हाथ रखते घबराए थे। क्या हुआ पापा, आप ठीक हैं? सोहराब साहब को परेशान देखते आतिफ ने अपनी जगह से उठते हुए पूछा था। आतिफ, उफक ठीक नहीं है, मेरा दिल घबरा रहा है। आतिफ का कंधे पर रखा हाथ पकड़े सोहराब साहब ने दर्द भरे लहजे में कहा था। दूर होने के बावजूद उन्हें उफक के ऊपर गुजरती तकलीफ अपने दिल पर होती महसूस हुई थी। वो ठीक है पापा, अभी तो कुछ देर पहले वो मशल के साथ थी, खुश थी बहुत। नहीं नहीं, तुम बात करवाओ मेरी उससे अभी, सोहराब साहब को परेशान होते देख आतिफ ने उन्हें हौसला देते हुए कहा था, जिस पर सोहराब साहब आतिफ की बात से मुत्तफिक न होते उफक से बात करने पर जोर देते बोले थे। मैं अभी कॉल करता हूँ। सोहराब की आंखों में नमी उतरते देखकर आतिफ के औसान खता हुए थे, जब भागकर टेबल पर अपना मोबाइल उठाते आतिफ ने उफक का नंबर डायल किया था। भाई, हेलो। अपने रोने में अपने घर वालों को याद करती उफक का फोन वाइब्रेट हुआ था, जब स्क्रीन पर ब्लिंक करता आतिफ भाई का नंबर देखकर उफक के रोने में रवानगी आई थी। अपने आंसुओं पर जब्त करती उफक ने कॉल पिक की थी। उफो, गुड़िया। उफक, बेटा कैसी हो? उफक के टूटे लहजे पर आतिफ को सोहराब साहब की तकलीफ का अंदाजा हुआ था, जब सोहराब साहब ने आतिफ के हाथ से मोबाइल लिया था। मैं ठीक। उफक, क्या हुआ है? सोहराब साहब की आवाज सुनते ही अपने आंसुओं पर जब्त किए उफक का लहजा भर आया था कि उसके लहजे से उसकी तकलीफ समझते सोहराब साहब ने शफकत से पूछा था, और बस इनकी यही शफकत और मोहब्बत की आदि उफक का जब्त टूटा था और वो रोने लगी थी। पापा, मैं ठीक नहीं हूँ पापा, वो छूटा है पापा। उफक, वो मुझे मार देगा पापा, पापा संभालें, मुझे दे, मैं बात करता हूँ। सोहराब साहब के पूछने पर आंसुओं के दरमियान उफक ने उन्हें सच बताया था, जिस पर सोहराब साहब को अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल लगा था कि गिरने से आतिफ ने वो मुश्किल संभाला था और वो अपनी जगह पर साकित हुए थे। रो रही है मेरी बच्ची, मैंने उस गुलबहार की परवरिश पर यकीन करके अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। आतिफ को देखते सोहराब साहब ने आतिफ को देखा था। आज उन्हें लगा था उन्हें अपनी जिंदगी के सब गुनाहों की सजा मिल गई। उफो, मैं आ रहा हूँ अपनी बहन के पास उसे लेने के लिए। नहीं भाई, अभी नहीं, अभी मुझे एक और चीज आजमानी है, मुझे अपनी एक तरफा मोहब्बत का भरम देखना है। सोहराब साहब को सदमे से बैठे देख आतिफ ने फोन कान से लगाते उफक को अपने आने का कहा था, जिस पर वो उसे रोक गई थी। नहीं उफो, तुम उस शख्स के साथ अब एक पल भी नहीं रहोगी, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं भाई, आपको मेरी कसम, अभी नहीं। आपकी बहन इतनी तो ब्रेव है कि वो इस झूठे शख्स को एक बार अपने जज्बात से खेलने देगी। अब तो बस मैं उसे और अपनी मोहब्बत को देखना चाहती हूँ। रोने से हिचकियों के साथ उफक ने आतिफ को कहते रोका था, जिस पर आतिफ ने खामोश नजर सदमे से गंग सोहराब साहब को देखा था। भाई, कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। नहीं उफो, भाई मैं आपसे फिर बात करती हूँ। किसी के कदमों की आहट महसूस करती हुई उफक ने आतिफ को फोन बंद करने का कहा था, जिसके लिए वो ना माना। जब उफक उसे फिर कॉल करने का कहती फोन बंद कर गई थी। उफक बीबी क्या हुआ है आपको? अंधेरे कमरे में आती रोजी ने उफक की तलाश में उसे आवाज दी थी। जब लाइट ऑन करती रोजी उफक के रोने की आवाज सुनती फर्श पर उजड़ी हालत में बैठी उफक को देखकर परेशान हुई थी।
वो जो कमरा साफ करके फारिग होती वजदान को घर से निकलते देखकर उफक को देखने के लिए आई थी, जो वजदान से छुपी बैठी थी। और अब उफक की हालत देखकर रोजी को कुछ गलत लगा था। वजदान गए? अपने आंसू साफ करती उफक ने सुर्ख आंखों से सामने परेशान बैठी रोजी को देखे पूछा था, कोई बात है उफक बीबी? आपका और वजदान सरकार का कुछ झगड़ा हुआ है? मुझे बताएं, या फिर मैं बड़ी बेगम को बुलाऊं? नहीं नहीं, उन्हें नहीं बताना कुछ भी। मैं बस थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहती थी, पर फिर मुझे मेरा घर याद आ गया, और कुछ नहीं। उफक से पूछती रोजी ने रूम की बिगड़ी हालत सोचते उफक और वजदान के बीच का झगड़ा समझा था। पर उफक को चुप देखती रोजी ने आयमा बेगम को बुलाना चाहा था। जब उफक ने उसका हाथ पकड़ते उसे रोककर उन्हें कुछ भी ना बताने से रोका था और अपने कमरे में जाने के लिए खड़ी हुई थी। मैं आपको कमरे तक छोड़ दूं? नहीं, आप जाएं। उफक का दीवार का सहारा लेते देखकर रोजी ने उसे कमरे में छोड़ने का कहा था, जिस पर उफक ने नम आंखों से गर्दन हिलाते उसे जाने का कहा था और खुद अपने कमरे की तरफ गई थी। अपने कमरे में आती उफक को पिछले 3 हफ्तों में जो सबसे अजीज और जन्नत लगा था, आज वही कमरा उसे एक खाली वीराना लगा था, जहाँ वजदान के दिखाए झूठे ख्वाब, झूठी खोखली मोहब्बत दफन थी और कुछ भी नहीं था। तुम मेरी वो किताब थे जिसके हर सफ़े पर मैंने अपनी मोहब्बत की कहानी लिखी थी, जिस पर मैंने तुम्हें अपना और खुद को सिर्फ तुम्हारा लिखा था, जिसके हर वर्ग पर मैंने तुम्हें और खुद को महसूस करके लिखा था कि कोई खोले तो मैं और तुम ही मिलेंगे। इस किताब की कारी भी मैं और वो किताब भी जिसमें मैंने बड़े पैमाने पर तुम्हारे दिल में मोहब्बत भी अपनी लिखी और पढ़ा भी हर रोज है इस किताब को, क्योंकि तुम्हें देखने का सुनने का हक रखा। मैंने खुद को तुम्हारा और तुम्हारा सिर्फ खुद से और तुम्हें सिर्फ खुद का लिखा। मैंने इस किताब को मैं इस चंद हफ्तों की मोहब्बत में 1000 बार पढ़ चुकी और खुश होती रही कि इसका इख्तिताम भी मैं ऐसा ही लिखूंगी। लेकिन देखो, आज कुदरत ने बहुत पहले मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अभी इसमें हम दोनों की मोहब्बत की निशानी का लिखने वाली थी। इस पर मेरे रब ने मुझे ये बता दिया कि मोहब्बत तो मैं समझ रही थी, तुम्हारे लिए तो मैं और मेरा बच्चा फकत इंतकाम है। मैंने तुम्हें अपने साथ तो खेलने दे दिया, पर अब और नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ नहीं खेलने दूंगी। हाल साफ सुथरे कमरे में अपनी कोई भी चीज ना देखती उफक बेड का किनारा पकड़कर बैठी वजदान की मोहब्बत और प्यार का सोचती, खुद को मलामत करती। उफक की एक बार फिर आंखों में नमी आई थी जब उसे अपने साथ जुड़ी अपनी औलाद का ख्याल आया था, और वो रगड़कर अपने आंसू साफ करती, अपने पेट पर हाथ रखती तल्खी से मुस्कुराई थी। वो सफेद पन्नों सा, मैं कलम की स्याही सी। मैंने पहले ही कहा था वो अच्छा नहीं है। नहीं कहता था मैं मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अजीब है, पर नहीं, अब सबको तो वो बहुत अच्छा लगा था। देख लें इस अच्छे को। गुस्से से साइड टेबल पर हाथ मारते वहाज ने टेबल पर रखा वाज जमीन बोस किया था, जिस पर आदिल और आसिम ने अपनी बहन की तकलीफ का सोचते दर्द से सुर्ख आंखों में जनून लिए मुठ्ठियां बंद की थी। पापा की हालत देखी है आपने? चलें इसे लेकर आते हैं। नहीं वहाज, समझ में नहीं आती है कोई बात, उसने मना किया है। सोहराब साहब की तबीयत बिगड़ने पर आतिफ उन्हें घर ले आया था। अभी कुछ देर पहले ही डॉक्टर ताहिर उन्हें सुकून आवर इंजेक्शन लगाकर गए थे, जब आदिल आसिम जो ऑफिस की न्यू ब्रांच के लिए आउटसाइड गए थे। सोहराब साहब की तबीयत का सुनकर आधे रास्ते से ही लौट आए थे, जब उनके पीछे ही वहाज भी घर आया था। और उन सब के आने के बाद आतिफ ने सोहराब साहब की तबीयत बिगड़ने की वजह और उफक से हुई सारी बात इन सब के गोशगुजार की थी, जिस पर आदिल और वहाज दोनों उफक को ले जाने के लिए तैयार थे। भाई सही कह रहा है वहाज, मैं इस वजदान को इसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तो कहता हूँ सीधा पुलिस को लेकर जाते हैं, मैं भी साथ चलूंगा। आतिफ को वहाज पर गुस्सा करते देख आदिल ने वहाज की साइड लेते हुए कहा था, जिस पर आसिम भी इनके साथ जाने के लिए खड़ा हुआ था। भाई आप उसके कहने से रुक गए। आतिफ की सुर्ख आंखों को देखते हुए आसिम ने तकलीफ ज़दा लहजे में पूछा था। तुम सबको क्या लगता है मैं ये नहीं चाहता, पर मैं बंध गया हूँ आदिल, मुझे खुद अपने पसंद पर अफसोस है। मैं तो खुद उफो को लेने जा रहा था, पर उसने मुझे अपनी कसम देकर रोका है। पहले तो मुझे नहीं पता था कि क्यों किया उसने ऐसा, पर अभी मुझे घर आने पर मशल से जो पता चला है ना, उसके बाद मेरी बहन की बात मेरी समझ में आई। आदिल, वो वजदान को मौका नहीं दे रही, अपनी औलाद के बाप को एक मौका दे रही है। आदिल, आसिम और वहाज को बात ना समझते देखकर आतिफ ने उन्हें उफक की हालत के बारे में बताया था, जिस पर उन तीनों को वो बात पता चली थी। अगर आज वो अपनी बहन की मोहब्बत में कोई फैसला कर लेते तो कल को उस बच्चे को क्या जवाब देते। आतिफ ये सब क्या कह रहे हैं? कमरे में आराम की गर्ज से लेटी मशल घर में होता शोर सुनकर नीचे आई थी। जब सारी बात सुनती मशल की आंखों के सामने उफक का
सुबह का मुस्कुराता चेहरा लहराया था। वो ऐसी है कि उससे मोहब्बत करने के लिए जिंदगियां उधार ली जा सकती हैं। वो ऐसी है कि उसे सामने बिठा के तमाम उम्र देखा जा सकता है। उसकी वो आंखें इतनी हसीन हैं, इतनी हसीन कि चांद की 168 रातें सदके वारी की जा सकती हैं। विजदान के आने पर सोती बनती उफ़क़ को कमरे में आते विजदान ने दर्द भरी मुस्कुराहट से देखा था। तुम तो अभी से इतनी निढाल हो उफ़क़, तुम मेरी बेवफाई कैसे बर्दाश्त करोगी? उफ़क़ की साइड पर ही नीचे जमीन पर बैठते विजदान ने बगौर उफ़क़ का जायजा लिया था। जब कई दिनों से उफ़क़ का जर्द पड़ता रंग विजदान को परेशान किए हुए था, अपने कामों में और फिर आयमा बेगम के आने के बाद तो वो जैसे ये भूल ही गया था कि वो बीमार है। अब उफ़क़ को देखकर याद आया था कि वो बीमार थी। तुमसे पहले किसी से मोहब्बत नहीं हुई मुझे, और तुम्हारे बाद किसी से मोहब्बत कर नहीं सकूंगा मैं। आई लव यू। उफ़क़ को देखते ही देखते विजदान की आंखें शिद्दत जज्बात से नम हुई थी। जब दिल में सोचते विजदान ने उफ़क़ के ऊपर झुकते उसकी पेशानी पर अपने मोहब्बत का लम्स छोड़ा था कि नींद में होने का ड्रामा करती उफ़क़ ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करना चाहा था। जब वो उसका हाथ पकड़ता, कुछ सोचकर बेड पर रखता, चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था। कब तक खेलने का इरादा रखते हो विजदान? आखिर कब तक? ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को देखती उफ़क़ ने नम आंखों से सोचते गुस्से से अपनी पेशानी रगड़कर विजदान का लम्स मिटाना चाहा था। चलो मेरी जान, अब उठ भी जाओ। कब तक सोने का इरादा है तुम्हारा? ड्रेसिंग रूम से फ्रेश होकर निकलते विजदान ने अपनी तैयारी मुकम्मल करते बेड पर आड़ी तिरछी सोती उफ़क़ को देखा था और एक लंबा सांस भरता वो बेड की तरफ बढ़ा था। जब विजदान उफ़क़ का हाथ पकड़कर खींचकर उसे बिठाता हुआ मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ था, जिस पर उफ़क़ ने नींद से बेदारी पर सुर्ख आंखों से विजदान को देखा था, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा मेरा उठाना? कुछ तबीयत और सारे दिन की सोच विचार की वजह से रात को न जाने कब सोने का बहाना करते हुए उसे नींद ने आ लिया था, और अब विजदान को अपने सामने मुस्कुराता हुआ देखकर वो मुस्कुराई थी, जब अचानक से उसे विजदान की हकीकत याद आई थी और वो अपनी नजरों का जाविया बदल गई थी, जिस पर विजदान को उसका निगाह मोड़ना बुरा लगा था। तभी वो उसका चेहरा अपने सामने करते हुए बोला था, लहजे में चाशनी खोलकर, वो मुझे जहर पिलाता रहा। नहीं, आपका कुछ मुझे बुरा लग सकता है क्या? ये किसका सामान है? जबरदस्ती मुस्कुराती उफ़क़ ने एक नजर उसे देखकर कहा था, जब सामने बैग्स देखकर वो हैरत से पूछ रही थी। हमारा? हमारा? पर हम हनीमून पर जा रहे हैं। उफ़क़ को हैरान होते देख विजदान ने उसके बाल कान के पीछे करते सरगोशी की थी, जिस पर उफ़क़ ने सख्ती से सामान को देखते अपने हाथ की मुट्ठियों में ब्लैंकेट को दबोचा था। कल आयमा बेगम की बातों का विजदान पर इस कदर गहरा असर हुआ था कि उसने मेजर बारी को जैसे तैसे मनाकर 2 दिन की छुट्टी ली थी और कल ही कल में उफ़क़ को ऑस्ट्रेलिया ले जाने का सारा इंतजाम किया था। विजदान आयमा बेगम को अब जल्द अज जल्द खुश करना चाहता था और खुद को पुरसुकून, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर ये डर भी था कि उसे उफ़क़ की मोहब्बत से ज्यादा उसकी आदत ने अपने घेरे में ले लिया है और अब वो खुद को कमजोर पड़ने से पहले ये सब खत्म करना चाहता था। तभी रातों रात विजदान ने सब कुछ सेट करते उफ़क़ और अपनी पैकिंग कर ली थी। मुझे मारने की इतनी जल्दी है? कुछ कहा तुमने? विजदान की बात पर तकलीफ से दिल में सोचा था, जब अचानक से विजदान को लगा था जैसे उफ़क़ ने उसे कुछ कहा हो। पर अचानक से ये सब क्यों? विजदान, अचानक कहाँ? ये तो प्लानिंग थी उफ़क़। विजदान को खुद से दूर करती उफ़क़ ने बेतासीर लहजे में पूछा था, जिस पर वो मुस्कुरा कर कहता हुआ खड़ा हुआ था। कैसी प्लानिंग विजदान? विजदान के प्लानिंग कहने पर उफ़क़ को लगा था वो आज इसे सब बता देगा, तभी वो उसे बगौर देखती पूछ रही थी, हनीमून प्लानिंग स्वीट हार्ट? उफ़क़ को एक नजर देखते विजदान रुख मोड़ते सख्ती से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा था, जिस पर बेड से उतरती उफ़क़ विजदान के पीछे आई थी। तो कब तक खत्म करने का इरादा है आपका? विजदान के कंधे पर हाथ ऊंचा करके रखती उफ़क़ ने पसमर्दगी से पूछा था, जिस पर विजदान उफ़क़ की बात पर एक पल के लिए डगमगाया था। मतलब कब तक जाना है और कब वापस आना है? विजदान के चेहरे पर नुमाया होते परेशानी के आसार देखकर उफ़क़ ने बात बदलकर उसके लिए आसानी की थी। बस अभी 11 बजे की फ्लाइट है हमारी, और वापसी? उफ़क़ के बात बदलने पर अपनी हल्की बड़ी ब्रेड पर हाथ फेरते हुए विजदान ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा था कि वो रिलैक्स भी ना हो सका था जब उफ़क़ के अगले सवाल ने उसे सोच में डाला था। क्या हुआ विजदान? वापसी का नहीं पता, या फिर बताना नहीं चाहते? विजदान को खामोश देखकर उफ़क़ ने उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए अपनी तकलीफ कम करने की कोशिश करते पूछा था। पहले चलें तो जाएं, वापसी का भी सोच लेंगे। अपनी खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए विजदान उफ़क़ का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते आंखों में देखते हुए बोला था,
जब वजदान की बात पर उफक को उम्मीद लगाए हुए थी कि वो कह दे कि वो इसे जल्द वापस ले आएगा, पर उसका जवाब सुनते ही उफक की नीली कांच सी आंखें, जो वजदान की ब्लू कलर शर्ट की शेड पड़ने पर रंग बदले हुए थी, नम हुई थी। तभी वो वजदान से छुपाने के लिए तैयार होने का कहती अपना हाथ निकालती चली गई थी। दुनिया में सबसे ज्यादा जालिम आपका महबूब तरीन इंसान है, जिसके हाथ में आपकी मोहब्बत की लगाम होती है। वो जैसे चाहे आपको चला सकता है, कभी अपना हमदर्द कि अपनी पलकों से आपके सारे दर्द चुनकर आपको मोहब्बत की आगोश में ले लेता है, जिसे हमारे हर दर्द का मरहम सिर्फ वही है। और कभी जुल्म की इंतहा कर देने वाला जालिम, जिसके आगे रोते रहो, चिल्लाते रहो, ताकि मर के भी दिखा दो, फिर भी न तरस खाने वाला कोई और नहीं, आपका महबूब तरीन इंसान ही होता है, जो आपके नफ्सियात को तबाह करके रख देता है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की तुमसे मोहब्बत करके, और उससे भी बड़ा गुनाह किया तुम पर एतबार करके। वजदान। बाथरूम के डोर से टेक लगाते उफक फर्श पर बैठती अपने करदा फैसले पर पछताई थी। ओके डैड, फिर जल्द मिलते हैं, ख्याल रखना अपना भी और उफक गुड़िया का भी। नाश्ते से फारिग होते उफक अपना कुछ सामान कमरे में रह जाने की वजह से वो लेने गई थी, और अब उफक को सीढ़ियां उतरते देख वजदान ने वहाब साहब से मिलते हुए जाने के लिए पर तोले थे। जब वहाब साहब ने पास आकर खड़ी होती उफक के सर पर हाथ रखते हुए कहा था, जिस पर वो फकत गर्दन हिलाता आयमा बेगम की तरफ बढ़ा था, और उफक मुस्कुरा भी ना सकी थी। लव यू मॉम, लव यू टू मेरा बेटा। आयमा बेगम से मिलते वजदान मोहब्बत से कहते उसके सर पर बोसा दिया था। जब एक नजर वजदान के पीछे खड़ी उफक को देखती आयमा बेगम ने मुस्कुराते हुए वजदान को गले से लगाया था। ओके उफक, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वजदान से अलग होती आयमा बेगम ने उफक को गले लगाते हुए उसके कान के करीब कहा था, जिस पर वो मुस्कुराकर उन्हें देखती गर्दन हिला गई थी। मैं नहीं जानती मुझसे या फिर पापा से आपकी क्या दुश्मनी है आयमा आंटी, पर आपका इस सफर में मेरी और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। आयमा बेगम से अलग होती उफक ने आयमा बेगम की मुस्कुराती आंखों में देखते हुए सोचा था। चले। सबसे मिल लेने के बाद वजदान ने उफक की तरफ हाथ बढ़ाते चलने का कहा था, जिस पर वो उस बेमुरव्वत शख्स को देखती उसके बढ़ाए हाथ पर हाथ रख गई थी। उफक का हाथ रखने की देर थी कि वजदान ने सख्ती से उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की थी, जैसे हाथ छूट जाने का डर इस पर तारी हो। ये बहार का जमाना, ये हंसी गुलों के साए, मुझे डर है बागबां को कहीं नींद आ न जाए। मरे मरे कदमों से चलती उफक वजदान की पीठ को देखकर रूहान सी हुई थी। तेरे वादों पर कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। बैठो आराम से। उफक के लिए गाड़ी का डोर खोलते वजदान ने उसे बैठने में मदद की थी। जब उसे अपनी इतनी केयर करते देखकर उफक के दिल में फिर से उसकी मोहब्बत जगह कर गई थी। मैं चला शराब खाने जहाँ कोई गम नहीं है, जिसे देखनी हो जन्नत मेरे साथ साथ आए, जल्दी वापस आना वजी, मैं इंतजार करूंगी। अभी उफक की मरती मोहब्बत ने दम भरना शुरू किया था जब पीछे आती आयमा बेगम ने वजदान को देखते हुए कहा था, जिस पर वो थम्स अप का इशारा करता घूमकर दूसरी साइड पर आया था। तेरी साजिश तवज्जा ये नहीं तो और क्या है, मैं जहाँ चला संभल कर वहीं पाँव डगमगाए। क्या हुआ, अच्छा लग रहा हूँ? मुस्कुराते हुए वजदान के चेहरे पर अपनी मोहब्बत ढूंढती उफक के आगे चुटकी बजाते वजदान ने शौकी से पूछा था, जिस पर वो सर झुका गई थी। खुले अर्ज़े गुलिस्तां में गुले नामुराद ऐसे ना बहार ही ने पूछा ना खिजा के काम आए। आप ये ग्लासेस उतार दें अब वजदान। नहीं उफक, लगे रहने दो, अच्छा लग रहा है। आज सुबह कमरे से निकलते वक्त से वजदान ने अपनी आंखों पर ग्लासेस लगा रखे थे, जिसकी वजह से उफक उसकी मोहब्बत लुटाती आंखें देख नहीं पा रही थी। जब उफक ने वजदान को ग्लासेस उतारने का कहते खुद उतारने चाहा था, जब वजदान ने उसका हाथ पकड़ते उसे रोका था। मेरे ज़ब्ते गम की अजमत कोई उनके दिल से पूछे, मेरा इम्तिहान लेकर कोई उनको आजमाए। ठीक है, अब ठीक है। वजदान के कहने पर वह नम आंखों से फीका सा मुस्कुराती उफक ने सामने देखना शुरू किया था, जब अचानक से वजदान ने उफक को कांधे से पकड़ते उसे अपने करीब करते अपनी मोहब्बत का हिसार बनाया था। वजदान के सीने पर सर रखते ही उफक ने अपनी जलन करती आंखें बंद की थी। तुम अब तक निकले नहीं? आसिम आदिल और आसिम को ऑफिस में देखते आतिफ दबे लफ्जों में चिल्लाया था। उफक के फोन करके बताने पर आतिफ को पता चला था कि वजदान उफक को आज सुबह 11 बजे की फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रहा है। तब से ही आतिफ ने आदिल और आसिम को पहले इनके साथ भेजने का फैसला किया था और खुद वहाज के साथ जाने का इरादा करता ऑफिस आया था। पर ऑफिस में मौजूद आदिल और आसिम को देखकर वो परेशान हुआ था। वो वहाँ सिर्फ एक दिन
एक रात रुकने वाला है, होटल का नाम और एड्रेस सब तुम्हें पता है। आदिल, इसी होटल में उफक के पास रहना है तुम्हें। वजदान के जाते ही फ्रेश होकर बाहर आती उफक ने वजदान के वॉलेट के साथ रखी ऑस्ट्रेलिया के टिकट्स और होटल की बुकिंग की सारी डिटेल्स देखती उफक ने सब आतिफ को मैसेज कर दिया था। भाई, वहाज को अचानक से उसके सीनियर्स ने बुला लिया था तो हमें ऑफिस आना पड़ा। अब आप ये सब संभालें, हम चलते हैं। वहाज की गैर मौजूदगी का बताते आदिल ने सारा काम आतिफ के हवाले करते आसिम को चलने का कहा था। रुको आदिल, ख्याल रखना उफक का भी। वहाज के साथ रात में ही यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। हम अपनी जान से भी बढ़कर अपनी बहन का ख्याल रखेंगे भाई, और उसे अपने साथ लेकर आएंगे। आदिल और आसिम को जाते देख आतिफ ने उन्हें रोकते नम लहजे में कहा था, जिस पर वो गर्दन हिलाते अपनी बहन की अपनी जान से भी बढ़कर हिफाजत करने का अहद करते चले गए थे। उफक बेटा, जाओ इसके साथ, अगर इसने कुछ कर दिया तो तुम्हारे साथ वहाँ। नहीं भाई, वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकेगा। अब मुझे अपनी मोहब्बत पर इतना तो यकीन है कि वो अपनी बात से बदलेगा, और अगर उसने कुछ किया भी तो मेरे चार भाई हैं ना जो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, जो मुझे तेज हवा से बचा लेते हैं, मुझे पापा की डांट से बचा लेते हैं। तो क्या वो मुझे इससे नहीं बचा सकते? तुम एक हुक्म करो, मैं अभी इस वजदान की लाश तुम्हारे सामने लाऊंगा। नहीं भाई, अब मेरा इतना भी बड़ा जिगरा नहीं है कि उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखूं। क्या जाता अगर मैंने पापा की मान ली होती, आज मेरी बहन और हम सब इस तकलीफ में ना होते। सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर उफक को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे मेरी बहन को। आदिल और आसिम के जाते ही ऑफिस में रखे काउच पर आतिफ ढह गया था। जब उसे सुबह उफक से हुई बातें याद आई थी जो उसे और तकलीफ दे रही थी, उसने उफक को समझाने की लाख कोशिश की थी और उफक को वजदान के साथ जाने से रोकने की, पर उफक को पता नहीं कौन सा जुनून सवार था कि वजदान उसे कुछ होने नहीं देगा। इसी सोच के चलते उफक ने अपने भाइयों को अपनी कसम से बांध रखा था। अब रोते हुए आतिफ ने आंखें बंद करते उफक की हिफाजत की दुआ की थी। जाना तो वो खुद चाहता था, पर अचानक खराब हुई सोहराब चौहान की तबीयत और उस पर मशल को इस हाल में अकेले भी नहीं छोड़ा जा सकता था। जब भी आतिफ ने फहाद के साथ दूसरी फ्लाइट लेने का कहा था। कैसा महसूस कर रही हो अब? 4 घंटे की मुसाफत में उफक ने न जाने कितनी बार वॉमिट की थी, जिसकी वजह से वो होटल पहुंचते ही बेड पर लेटी ऐसी चित हुई थी कि अब शाम के 7 बजे उठी थी। जब उसे उठते देख वजदान, जो अपने लैपटॉप में अपने काम में मसरूफ था, उसे बंद करता उफक के पास आया था, जिसके चेहरे से उदासी और तकलीफ साफ वाज़ेह दिखाई दे रही थी। ठीक हूँ, खाना ऑर्डर कर दूं, फिर मिलकर खाना खाते हैं। तबीयत और सोने से हुई उफक की सुर्ख आंखों पर लब रखते वजदान ने उसे मोहब्बत से देखते हुए कहा था, आराम से चलो, आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वजदान को खाना ऑर्डर करने का कहती बेड से उतरती उफक का सर चकराया था कि वो अपना सर पकड़ती वापस से बैठी थी। जब उफक को थामते वजदान ने उसे संभाला था और उसे सहारा देता खड़ा किया था। वो जो समझ रहा था कि शायद भूख और थकान से उसे वीकनेस हो रही है, पर हकीकत से वो अनजान था और ना ही उफक उसे बताना चाहती थी। बस अब आप जाएं, मैं धुलवा देता हूँ, कभी गिर जाओ। उफक को बाथरूम तक लाते वजदान से अपना हाथ छुड़वाती उफक ने उसे जाने का कहते अंदर बढ़ना चाहा था, जब वजदान ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसका मुंह धुलवाने का कहा था। नहीं, अब नहीं करूंगी, अब तो संभल गई हूँ अच्छे से, वजदान की आंखों में देखकर कहती उफक ने अपना